चलो लिख लिए, कट कर दूं, अरे रफ कर दूं। हाँ सर, वो वाला रफ कर दो सर, वो वाला लिख रहे बाकी चाहिए सीनू। पहली साइड में सही गई सर, सही गई सर। ओके क्या होगा? क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट सम जो है वो हम करेंगे 12। समझ ले, 3 वेक्टर से, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। आप देख सकते हो आपकी पीडीएफ फाइल में या हार्ड कॉपी के अंदर कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, कंडीशंस क्या है कि ए वेक्टर और डी वेक्टर जो है, सॉरी, डी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किससे? ए और बी से। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है? सी डॉट डी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो है सी और डी का वो 15 है। अगर इस तरह से है तो हमें क्या फाइंड करने को कह रहे हैं वो लोग? वी नीड टू फाइंड डी वेक्टर। बराबर है? तो चलो हम शुरू करते हैं। से शुरू करते हैं। तो 12th सम में ये है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर। ये पहली कंडीशन उन्होंने ली हुई। ए और बी दोनों जो है परपेंडिकुलर है किससे? डी से परपेंडिकुलर है। बराबर। अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्मूला याद करो कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, इसका मतलब क्या हुआ राज? कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जीरो वेक्टर होना चाहिए। बी और बी भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा। याद करो, मैंने यहाँ पे पूरा बाइफरकेट करके दोनों चीज वापस लिखवाई थी कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या होगा और डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या होगा। याद आ रहा है आप लोगों को? परपेंडिकुलर है यानी कि क्या हुआ? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होना चाहिए। ये पहली चीज हो गई। गिवन, दूसरा गिवन डेटा क्या है? आयुषी बातें मत करो। सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, उसकी वैल्यू 15 है। चलो अब हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं उसका। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर क्या है वो देख लेते हैं। निकाल टेक्स्ट बुक का है। ए वेक्टर जो है वो है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर जो है वो कौन है? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। बराबर। सी वेक्टर कौन है? 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। कुछ गलती नहीं की, मैंने बराबर लिखा है सब कुछ। चलो हम मान के चलते डी वेक्टर फाइंड करना है। बराबर। मेन क्वेश्चन क्या है? डी वेक्टर फाइंड करना है। तो हम मान के चलेंगे लेट डी वेक्टर किस तरह से लिखेंगे? d1i कैप प्लस d2j कैप प्लस d3k कैप। ठीक है, आखिरी स्पेस में है, यहाँ पे लिख रहे हैं 3 डायमेंशनल है तो आखिरी स्पेस में तो हम k कैप तक जाएंगे। चलो ठीक है, चलो इतना दे दिया है। कोई मुझे बोलेगा क्या करेंगे? कोई आइडिया है आप लोगों के पास? ये डी वेक्टर d1 d2 d3 फाइंड करना है, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे?
एनी आइडिया? मैंने ऊपर कंडीशंस भी लिख ली है, दो कंडीशन वैसे जाके देखा है, 3 कंडीशन, 1 2 और 3, इन तीन की मदद से हमें D1 D2 D3 लाना है। चलो अब बोल, यहाँ पे A डॉट B नहीं है, यहाँ पे A डॉट A और D परपेंडिकुलर है, B और D परपेंडिकुलर, कुछ तो बोलो। सर आइडिया नहीं लग रहा है सर, कर रहे हैं था। देखो बहुत सिंपल है, आइडिया ही आइडिया है। अब ये बोलूंगा तो हाँ सर बहुत इजी था। ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर 0 है, ये तो समझ में है कि वो भी समझ में नहीं है, ये तो फॉर्मूला है कि परपेंडिकुलर यानी कि क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट 0, सिंपल है बराबर। अब देखो ये क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए वेक्टर कौन है, आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, डॉट डी डी वेक्टर क्या मान के चले हम, ये वाला कौन, D1 आई कैप प्लस D2 जे कैप प्लस D3 के कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। क्यों 0 है, परपेंडिकुलर है इसलिए। चल इंप्लाइज डॉट प्रोडक्ट करना आता है, आई आई के साथ जे के साथ के साथ, बाकी का तो सब 0 होने वाला है। तो आई इंटू आई यानी कि D1 4J इंटू D2J, और 4D2 D2 2K इंटू D3K यानी कि 2D3 इक्वल टू 0, ये आपका रिजल्ट वाला 0। चलो ट्रिपल एल वाई सिमिलरली बी डॉट डी भी 0 है, बी कौन है, ये बी है आपका, बी कौन है, 3 आई कैप माइनस 2J कैप प्लस 7K कैप, डॉट D1 कौन है, ये हमने माना है D1 की ये है, तो D1 आई कैप प्लस D2J कैप प्लस D3K कैप इक्वल टू कौन, तो इंप्लाइज मल्टीप्लाई करना हमें आता है 3 इंटू D1 माइनस 2 इंटू D2 7 इंटू D3 इक्वल टू 0, रिजल्ट 2 होगा ये बराबर। एंड सी डॉट डी की वैल्यू क्या दी हुई, 15 दी हुई, सी कौन है, क्या दिया हुआ है उन्होंने, एंड सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर की वैल्यू 15 दी हुई है। तो ठीक है, तो सी वेक्टर क्या है, ठीक है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4K कैप डॉट डी, डी कौन है, ये हमने माना है D1 आई प्लस D2 जे प्लस D3 के इक्वल टू क्या डालेंगे, 15, 0 नहीं, इसमें तो 15 है तो 15 डालेंगे। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई करना आता है, 2 इंटू D1 माइनस जे इंटू D2 4 इंटू D3, ये रिजल्ट क्लियर हो गया। अपने पास 3 रिजल्ट आ गए। अब कोई भी 2 रिजल्ट को पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग करेंगे, चल बराबर। तो सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, क्या करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम 3 मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3D1 प्लस 12D2 प्लस 6D3, 0 3 0। और सेकंड इक्वेशन अपने पास है क्या है, 3D1 माइनस 2D2 प्लस 7D3 माइनस प्लस माइनस, मेथड ऑफ एलिमिनेशन तो हमें आता ही है, प्लस 3D1 माइनस 3D1 का प्लस 12 प्लस 2 14D2 6D3 माइनस 7D3 माइनस D3 इक्वल्स टू 0 बराबर, इक्वल्स टू 0 आ गए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि D3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14D2 आ जाएगी, D3 की वैल्यू क्या आ गई, 14D2 आ गई बराबर। इसको हम रिजल्ट क्या माने,
4 मान, D3 की वैल्यू 14, D2 जो है वो एक आप में पुट कर सकते हैं। इसमें दोनों में पुट कर ले। मान लो फॉर एग्जांपल एक कर लेते हैं हम, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं और इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं, और फिर वापस दोनों मेथड एलिमिनेशन करेंगे तो हमें D1 और D2 दोनों मिल जाएंगे, बराबर है। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 वी गए, दिखाई दे रहा है यहाँ से कि नीचे नीचे हो गया, ऊपर लिख लो अपना, यहाँ पे आ जाओ, नीचे થઈ ગયું चलो यहाँ पे आ जाता हूँ। तो D3 के लिए 14, D2 जो है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो क्या होगा D1 प्लस 4D2 प्लस 2 टाइम्स D3, D3 क्या है 14D2 इक्वल्स टू 0, implies D1 plus 4D2 plus 28D2, यानी D1 plus 4D2 plus 28D2 32D2 equals to 0, ये रिजल्ट पाए। एंड हमें D2 D3 की वैल्यू कहाँ डालनी है, दूसरे थर्ड इक्वेशन में डालनी है, तो एंड इन इक्वेशन 3 तो क्या होगा 2D1 minus D2 plus 4 times D3, लेकिन D3 क्या है 14D2 is equal to 15, यहाँ पर इक्वल में क्या है 15 है, रिजल्ट नहीं है। Therefore 2D1 minus D2, 14 4 are 56, D2 is equal to 15, 2D1 minus D2 plus 56 plus 55 D2 is equal to 15, ये रिजल्ट 6 हो गया। अब सॉल्विंग रिजल्ट 5 एंड रिजल्ट 6, बराबर है। चलो तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये 2D1 हो जाएगा, 2 into 32 64 D2, 2 0 0 और नीचे फिर 6 इक्वेशन जो है 2D1 प्लस 55D2 इज इक्वल टू क्या 15 माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट हो गए, 2D1 64 में से 15 माइनस, अरे 55 माइनस कराओगे कितना आएगा 9D2 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 15, D2 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 15 डिवाइडेड बाई 9, 3 3 जा 3 5, यानी कि D2 की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5/3 आ गई। D2 की वैल्यू माइनस 5/3 को हम यहाँ पे डालेंगे इन रिजल्ट 3 तो D3, therefore D3 क्या है 14 टाइम्स D2, D2 की वैल्यू क्या लेके आया माइनस 5/3, यानी कि therefore D3 इज इक्वल टू 14 into 5 कितना आएगा आपका 70, तो माइनस 70/3 होगा, तो D2 आ गया D3 आ गया, बराबर। D2 की D2 की वैल्यू इसके अंदर भी डाल लो तो D1 आ जाएगा आपका, ऑल्सो D2 इक्वल टू माइनस 5/3 इन रिजल्ट 5, तो क्या होगा D1 आ जाएगा D1 प्लस 32 टाइम्स D2, D2 क्या है इक्वल टू 0, D2 की जगह पे हमने क्या डाला माइनस 5/3, 32 इंटू माइनस 5/3, कुछ कट नहीं हो रहा है मत करो, 32 इंटू 5 करो कितना आएगा 10 15 160, बराबर, यानी कि माइनस 160/3, यानी कि D1 की वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव 160/3, ठीक है। चलो तो therefore D वेक्टर क्या है D1 कैप प्लस D2 जे कैप प्लस D3 के कैप, D1 क्या लेके आया 160/3 आई कैप, D2 क्या लेके आया माइनस 5/3 तो माइनस 5/3 जे कैप, D3 क्या लेके आया हम माइनस 70/3 के कैप, ये आपका फाइनल आंसर लिख लो।
पूछना है सम में, कोई डाउट है? नो सर। No, sir. आप लिखते जाओ, मैं वापस एक बार रिपीट करते जा रहा हूँ। ए और डी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर 0 हुआ। फिर बी और डी भी परपेंडिकुलर, यानी कि एस पर डी फॉर्मूला बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर भी 0 हुआ। डी वेक्टर को हम क्या मान के चले, d1i प्लस d2j प्लस d3 के। ए वेक्टर इंटू डी वेक्टर की जो वैल्यूज है डॉट प्रोडक्ट करके इक्वल टू 0 लेकर आए, फर्स्ट इक्वेशन आया। इस तरह से बी डॉट इक्वल टू 0 करके सेकंड इक्वेशन आया। और उन्होंने ऐसा दिया है कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर 15 है, तो सी वेक्टर की जो वैल्यूज है मल्टीप्लाई बाय डी वेक्टर की जो वैल्यू हमने मानी, दोनों को मल्टीप्लाई करके 15। फिर बस, फिर तो बाकी के दो इक्वेशन, तीन इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया और अपनी अपनी वैल्यू d1 d2 d3 लेके आए। हो जाए तो बोलो, आगे बढ़ेंगे। जल्दी करना थोड़ा, हमें जेडब्ल्यू भी शुरू करना है। सर आज चैप्टर फिनिश करते हैं ना सर? चैप्टर फिनिश हो जाएगा, अभी दो सम बाकी है बस। अच्छा सर, उसके बाद जेडब्ल्यू स्टार्ट कर देंगे सर। हाँ, हो गया सर। हो गया। बाकी के टीम के भी हो गया, रब कर लूंगा। हाँ सर। उसके बाद वाला सम, कटिंग सम। The scalar product of I vector plus j vector plus k vector with a unit vector along the sum of बाकी के जो दो वेक्टर दिए हैं is equal to 1. Find the value of constant lambda. क्या
कह रहा है क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। मान के चलो कि कोई ए वेक्टर है जो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के है। पहले ये समझे। हम मान के चले कि कोई बी वेक्टर है जो क्या दिया हुआ उन्होंने 2i प्लस 4j, 2i कैप प्लस 4j माइनस 5k कैप दिया। और सी वेक्टर कोई मान के चले लेमडा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इन दोनों का समेशन यानी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्वेश्चन समझा रहा हूं। पहले इन दोनों का समेशन, तो 2i कैप प्लस लेमडा आई कैप, यानी आई कैप कॉमन करो तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस कांस्टेंट लेमडा, बाकी के तो प्लस हो जाएंगे 4 प्लस 2 6j और माइनस 5 प्लस 3 प्लस माइनस 2k कैप, माइनस 2k कैप। अब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है, हम मान के चले ले चल एक काम कर इजी पर इसलिए लेट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को क्या मान के चले हम, कोई डी वेक्टर मान के चले, ठीक है। तो डी वेक्टर क्या हो गया अपना, ये कौन है 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। इसका यूनिट वेक्टर जो भी इसका यूनिट वेक्टर आएगा उसके साथ प्रोडक्ट होगा कौन, ए वेक्टर। और आंसर क्या आ रहा है 1, आंसर क्या आ रहा है 1। वापस क्या उन्होंने क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को प्लस करा, उसका जो भी आंसर आए उसका यूनिट वेक्टर, उसका जो भी यानी इसका यूनिट वेक्टर डी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसको मल्टीप्लाई कराओ किसके साथ, स्टार्टिंग वाले वेक्टर के साथ, इक्वल टू क्या आ रहा है आंसर 1। अगर ऐसा हो तो आप ये कांस्टेंट लेमडा जो है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि वापस रिपीट करूं? क्वेश्चन समझ में आएगा तो ही मैं क्या कर रहा हूं समझ में आएगा, जल्दी बोलो फास्ट। आ गया सर। अभी तो अब हमें पहला स्टेप क्या होना चाहिए, तो मतलब में पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ये जो डी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर अभी हमने दो सम पहले हमने यूनिट वेक्टर की फॉर्मूला यूज की है। यूनिट वेक्टर की फॉर्मूला क्या होती है, डी कैप इक्वल्स टू व्हाट, डी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ डी वेक्टर। चल तो डी वेक्टर कौन है, ठीक है 2 प्लस लेमडा आई प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस निकालना है, अंडर रूट तो आएगा इसका स्क्वायर, और ये बाइनोमियल है तो 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4, ठीक है। चल इज इक्वल टू 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, इसको अभी रेंज जो खोलना है खोल लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला आयुष को आती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा 4 प्लस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर 36 प्लस 4 कितना होगा 40, बराबर। नीचे नहीं दिखाई दे रहा हूं, आगे इधर आ जाऊंगा, यानी कि डी कैप यूनिट वेक्टर क्या आएगा, डी कैप यूनिट वेक्टर क्या आएगा 2 प्लस लेमडा आई प्लस 6j माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ये a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला है 36 प्लस 1 40, 40 प्लस 4 44, यानी कि बचेगा क्या लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 आ, बराबर। नाउ एज पर द गिवन, नाउ एज पर द गिवन, क्या गिवन क्या है कि इस यूनिट वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, तो आंसर क्या आता है 1 आता है। तो एज पर द गिवन लिख सकते हैं कि नाउ एज पर द गिवन ए वेक्टर डॉट डी कैप क्यू कैप यूनिट वेक्टर, क्या आंसर क्या है बोलो 1 है। अच्छा ए वेक्टर क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, डॉट डी वेक्टर क्या है, ये पूरा के काम झाम है वो कौन है 2 प्लस लेमडा आई प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ये पूरा जो है वो इक्वल टू क्या है
बोलो यहाँ तक समझ में आया कि वापस रिपीट करूं? आ गया सर। आया सर। पक्का? चारों को, राज, पंकज, आयुषी, आदित्य, बराबर। ए वेक्टर ओरिजिनल जो स्टार्टिंग में वेक्टर है वो, उसको किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है? यूनिट वेक्टर के साथ। तो आंसर क्या आ रहा है? 1। इन्होंने ये गिवन दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वो कर रहे हैं। चलो अब मल्टीप्लाई करना तो हमें आता है। आई के साथ आई यानी 1 इंटू 2 प्लस लेमडा, यानी कि 2 प्लस लेमडा हो जाएगा। आई आई सा 1 हो जाएगा। जे इंटू जे 1 हो जाएगा, 6 1 सा 6। ए के 1 हो जाएगा, -2 बचेगा, बराबर। और ऐसा कर सकते हैं कि ये वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अंडर रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। अब देखोगे 2 -2 ब्रैकेट खोलेगा, 2 -2 कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अब तो समझ में आ गया होगा, बराबर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर करो, कितना आएगा? लेमडा स्क्वायर प्लस 12 लेमडा प्लस 36, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर करा होगा तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। लेमडा स्क्वायर दोनों साइड पे से कट हो गया, बराबर है। चलो 12 लेमडा माइनस 4 लेमडा इज इक्वल टू 44 माइनस 36। 8 लेमडा इज इक्वल टू 8 लेमडा इक्वल्स टू, ये आपका आंसर। डाउट हो तो बोलो, लेमडा की वैल्यू क्या आ गई? 1। बोलो, डाउट है? पूछना है किसी को? नो डाउट सर। लिखो, लास्ट सम करना है।
कंप्लीटेड। फिफ्टीन सम। प्रूव है, हमें प्रूव करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर which is equal to modulus of a vector whole square plus modulus of b square whole square b whole square if and only if ये कब दोनों इक्वल हो सकते हैं? if and only if a and b are perpendicular। ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं? हमें क्या प्रूव करना है? ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं? कि जब a और b परपेंडिकुलर। चलो ठीक है, if and only if की बात करें, डबल इंप्लाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। a वेक्टर इनटू a वेक्टर हमें पता है कि वो क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ b। दो वेक्टर सेम हो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, मॉड्यूलस का स्क्वायर। ये थियरी हमने कर चुके हैं, थियरी याद नहीं है तो बहुत गलत बात, बराबर। प्लस ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर ही होगा, स्केलर प्रोडक्ट में तो प्रॉब्लम नहीं। प्लस बी वेक्टर इनटू बी वेक्टर, तो मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल में क्या है, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर। वो सिंपल है कि मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर और मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर दोनों साइड से कट होगा, बहुत ही सिंपल है ये तो। चलो ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, ए डॉट बी इनटू ए डॉट बी क्या होगा, 2 टाइम्स ए डॉट बी। लेकिन इक्वल में क्या है, जीरो वेक्टर, तो ये कट हो गया, दोनों से कट हो गया तो जीरो बचा। यानी कि इसका मतलब क्या, 2 वहां पे डिवाइड होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। दो वेक्टर अगर स्केलर प्रोडक्ट में जीरो हो, इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी बोलो फटाफट। दो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट में जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर है मतलब। बराबर। दो वेक्टर अगर स्केलर है, अरे प्रोडक्ट जीरो हो तो वो क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो गया। अभी हमने सम किए थे, थियरी भी की हुई है। फिर से वापस समझ में नहीं आ रहा हो तो किसी को, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर परपेंडिकुलर, यानी कि इफ एंड ओनली ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यही प्रूव करना है। बोलो, डाउट है किसी को, पूछना है? नो सर। देख लो। हो गया सर। श्योर।
जेएडब्ल्यू के अंदर डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स करना है, और डेरिवेटिव्स के अंदर मेन दो पार्ट हो गए, और हम पहले पार्ट के अंदर करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये खत्म होगा, फिर उसके बाद हम डेरिवेटिव्स पे आए, तो कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, उसके ऊपर थियरी करेंगे और उसके ऊपर सम्स करेंगे। बराबर, इस तरह से चलेगा। वो खत्म हो जाएगा, फिर हम डेरिवेटिव्स पे आएंगे कि वो डेरिवेटिव करना ही है, फिर उसके रिलेटेड हम सम्स करेंगे। तो शुरुआत करेंगे। अच्छा, ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात जो है वो हमने 11 से शुरू की थी, और अभी चैप्टर 5 के अंदर भी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आया। आप लोगों में से किन किन को क्या क्या याद है, पहले डिस्कस कर लेंगे। बेसिक से शुरू करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। उसके ऊपर डिसकंटिन्यूटी का भी मेजर पार्ट जो है वो है डिसकंटिन्यूटी। कितने टाइप के डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस है होंगे, क्या क्या टाइप के डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस होंगे, और उसको फिर सॉल्व किस तरह से करेंगे, वो हम सीखेंगे। तो पहली चीज ये है कि बेसिक जो मैंने डेफिनेशन की थी गुजरात बोर्ड के अंदर, वो जेडब्ल्यू में भी काम में आएगी कि किसको कंटिन्यूअस फंक्शन कहें। क्या याद है, किसको कंटिन्यूअस फंक्शन कहें? सर अगर किसी फंक्शन का हम लोग ग्राफ बना रहे हैं और वो ग्राफ में मतलब लेमन लैंग्वेज में बात करें, तो अगर हमारी ग्राफ बनाते टाइम पेन उठ गई तो फिर वो डिसकंटिन्यूस है, और हम लोग और कहीं पे ऐसे कट लगा, ऐसे कर्व बहुत शार्प कर ग्राफ बनाते टाइम, तो वो डिसकंटिन्यूस है। इसका उल्टा बराबर, कंटिन्यूस। सही, वेरी गुड। चलो, आदित्य तो इंटरेक्ट कर ही रहा है, बाकी के तीन अगर जवाब दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि चारों चार इंटरेक्ट करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए भी ज्यादा अच्छा रहेगा, सेशन बोरिंग नहीं बनेगा, और मुझे भी थोड़ा मजा आएगी कि हाँ भाई, बच्चे कुछ पढ़ के आए और दे आर इंटरेस्टेड। वरना इल्जाम लगाने के ऊपर तो बहुत ही सीधा इल्जाम है कि भाई मजा नहीं आ रहा। आप इंटरेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप, इफ यू इंटरेक्ट, जितना मिंगल अप होंगे उतना ज्यादा मजा आएगी। चलो बोलो। तो कोई एग्जांपल दे सकता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन का कोई एग्जांपल और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल कोई दे सकता है? सो साइन एक्स का ग्राफ कंटिन्यूअस का, और डिसकंटिन्यूअस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट का। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो, वेरी गुड, बराबर है। तो हमें पता है कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन का अगर एग्जांपल लेना है, कोई भी ले सकते हैं जो कंटिन्यूअस है, कौन से है? फॉर एग्जांपल अगर माने कंटिन्यूअस फंक्शन का, अभी पंकज, आई थिंक सो पंकज ने बोला कि वो कौन है, साइन एक्स का फंक्शन है, कॉस एक्स का फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस है। हाँ है। फिर पैराबोला ले लो, चलो, y स्क्वायर इक्वल टू x, बराबर, y स्क्वायर इक्वल टू x है वो पैराबोला। अगर आप देखते हो तो मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से मैं वापस आ सकता हूँ, बराबर। और सिग्नम फंक्शन ले लो, बराबर। सिग्नम फंक्शन जो है सिग्नम ऑफ x, तो आपको पता है कि वो x इक्वल टू 0 के ऊपर 0 है, x ग्रेटर देन 1 के ऊपर वो 1, x ग्रेटर देन होगा तो वो 1 और 1 पे माइनस। जाएगा, बराबर, और ये -1 पे जाएगा, ठीक है। और x लेस देन 0 के लिए सिग्नम फंक्शन हमें पता है, तो वो एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो कि पंकज ने बोला वो भी है। तो कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हो। अब बेसिकली थ्योरेटिकली अगर हम बात करें कि किस फंक्शन, कौन कौन से कंडीशन के ऊपर कोई फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस है या तो डिसकंटीन्यूअस, हम डिसकंटीन्यूअस की बात करें अगर, तो पहली चीज कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल भी है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, पहले तो चीज क्या आ गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करती है, वो दोनों एग्जिस्ट करती है, बराबर। लेकिन बट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल भी है, लेकिन वो एफ ऑफ ए से इक्वल नहीं है, एफ ऑफ ए से इक्वल नहीं है। तो ये हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल, अगर मानो कि मैं एफ ऑफ एक्स लेता हूं,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर। एक एग्जांपल लेता हूं मैं दूसरा कौन, वन माइनस एक्स स्क्वायर और 1, और यहाँ पे मैं लेता हूँ 2। ये फंक्शन कब लूं कि जब ग्रेटर देन 0 होता, ये फंक्शन कब लूं जब लेस देन 0 होता, और ये फंक्शन मुझे कब देना है जब इक्वल टू 0 होता। अब इस तरह से फंक्शन हम सिलेक्ट करते हैं। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन 0 का मतलब कि ये राइट 0 के लिए राइट हैंड लिमिट है, ये याद है ना। ग्रेटर देन हाँ सर, RHL और LHL दोनों इक्वल होनी चाहिए तो कंटिन्यू। ग्रेटर देन a हो, कोई कांस्टेंट से बड़ा बड़ा हो x की वैल्यू, तो वो राइट हैंड लिमिट फॉर दैट वैल्यू। तो x ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 के लिए ये राइट हैंड लिमिट है, 0 डालो। तो देखो आप LHL की RHL की बात करें, चलो तो RHL की बात करते हैं, ये फंक्शन लूंगा x की जगह पे 0 डालो तो क्या होगा 1। LHL डालो, ये फंक्शन पकड़ूंगा क्योंकि x लेस देन 0 है। हाँ, ये फंक्शन कहां पे हमें चेक करना है, x इक्वल टू 0 ऐसा लिखना पड़ेगा, ये हमने लिखा नहीं था। एट x इक्वल टू 0 यानी कि 0 के लिए राइट हैंड लिमिट और ये 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, x दोनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या डालेंगे 0, तो वो भी क्या आएगा। लेकिन बट हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया है कि f ऑफ 0 जो एग्जैक्टली अगर 0 हो तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 2 है। तो दोनों वैल्यू एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन इक्वल टू f ऑफ 2 f ऑफ 0 नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे कि LHL इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। तो ये कंडीशन के ऊपर मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन की बात करें, कैसा हो सकता है कि LHL और RHL ही नॉट इक्वल, LHL और RHL ही नॉट इक्वल हो तो भी मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस। फॉर एग्जांपल ऐसा मानो कि भाई f ऑफ a जो है वो ही नहीं दिया हुआ, f ऑफ a डज नॉट एग्जिस्ट, f ऑफ a डज नॉट एग्जिस्ट बराबर। f ऑफ a दिया ही नहीं है तो भी मेरा कंटीन्यूअस, मेरे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। और लास्ट केस ऐसा हो सकता है कि आइदर ऑफ द लिमिट, आइदर ऑफ LHL और RHL डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों में से या तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में से कोई एक भी अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो भी मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। तो हमें डिसकंटिन्यूटी के हमने 4 तरीके सीखे, क्या कि एक तो LHL RHL एग्जिस्ट तो करते हैं, इक्वल भी है लेकिन f ऑफ a से इक्वल नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि LHL और RHL नॉट इक्वल है, बहुत सिंपल है, डिसकंटीन्यूअस। तीसरी चीज कि जो f ऑफ a है वो ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और चौथी चीज कि दोनों में से LHL और RHL में से कम अगर कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो भी मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या, ऐसी क्या क्या होना चाहिए कि हम कहेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं। सर उसका f ऑफ a माइनस एस और f ऑफ a प्लस h ऐसा ही कुछ है। डज नॉट एग्जिस्ट दो तरीके से हम याद रखना है कि डज नॉट एग्जिस्ट की बात अगर हो रही है तो दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। पहली चीज बहुत ही सिंपल, बहुत ही हथौड़ा छाप भाषा में, कि ऐसा हो सकता है कि आपको जो फंक्शन दिया हुआ है, सम दिया हुआ है आपको सॉल्व करने के लिए, उसके अंदर या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट की लोगों ने कोई डिस्कशन किया ही नहीं। ऐसा कुछ उन्होंने बोला ही नहीं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन चूज करना है कि राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन चूज करना है, पहली चीज। या दूसरा चीज कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के फंक्शंस अलग अलग उन्होंने स्पेसिफाई किए भी है, लेकिन दोनों में से कम कोई एक फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए। दोनों में से कोई एक वैल्यू की आंसर क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, तो भी फिर फंक्शन क्या, वो LHL या RHL क्या कहलाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट कहलाएगा। इसी तरह से f ऑफ a के अंदर भी हो सकता है। यहाँ पे हमने लिया है कि f ऑफ a डज नॉट एग्जिस्ट, तो दो हो सकते हैं उसके अंदर भी कि अगर गिवन जो आपको क्वेश्चन दिया उसके अंदर f ऑफ a की कोई बात ही नहीं की है, यानी f ऑफ a बात ही नहीं की, तब आप कहाँ से पैदा करोगे भाई ये f ऑफ a है। पहली चीज बहुत सिंपल हो गया। दूसरा कि f ऑफ a की बात ऐसा हो सकता है कि f ऑफ ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है वेरिएबल के अंदर
एग्जैक्टली वो वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर भी रहे हैं तो वो वापस आंसर क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। तो आइडर LHL RHL या तो f ऑफ a इंफिनिटी आ रही है तो वो डज नॉट एग्जिस्ट है। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या हो गया, फंक्शन मेरा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। और समझ में आ रहा है आप लोगों को कि वापस समझाओ ये चीज, आ गया सर। बराबर है? इतना हो गया। अब तो एक काम करते हैं, थियरी लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे थियरी यहाँ पे अगर आप लोग होते तो अब थियरी लिखवा देता हूँ। चलो ठीक है, स्टार्ट राइटिंग। ये लिखी लो ना, ये लिखा है ना हमने, ये 4 पॉइंट्स है वो ही लिख लो। ये एग्जांपल लिख रहे हैं आपके ना लिखना आपके ऊपर है। ये चीज लिख लो, ये यहाँ पे हेडिंग मार लो, कंडीशंस फॉर डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे हेडिंग मारना, कंडीशंस फॉर डिसकंटिन्यूटी। ये 4 पॉइंट आप लिख लो। लिख लिया? नो सर। सर हो गया। ठीक। अच्छा, अब हम टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी सीखेंगे। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, प्लीज ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी मेजर दो टाइप की है। मैं आप लोगों के लिए चार्ट फॉर्म में या ब्रांच फॉर्म में, ट्री फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा क्लियर आइडिया है। वरना पॉइंट वाइज लिखेंगे तो उस तरह से भी लिखवा सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा आई थिंक सो बोरिंग हो जाएगा और कंफ्यूजन शायद क्रिएट हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी दो, मेजरली दो टाइप के आएंगे। पहला रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, तो दूसरा क्लियर दिमाग में आ जाएगा कि नॉन रिमूवेबल। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी दो मेजर टाइप क्या है।
रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी किसको कहते हैं? व्हाई इट इज कम टू बी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या? नाम से ही पता चलता है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो है, लेकिन अगर उसके अंदर हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि उसकी जो डिसकंटिन्यूटी जो है वो चली जाए और फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। हम उसके एग्जांपल्स लेंगे, समझ में आ जाएगा। वापस रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या? पहली नजर में पता चलेगा कि भाई वो डिसकंटिन्यूअस है, एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं है, जो भी मतलब में हम समझेंगे किस तरह से है, बराबर। तो वो डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन रिमूवेबल नाम है, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन के अंदर अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो रिमूवेबल जो है, अरे डिसकंटिन्यूटी वो रिमूव हो जाए और वो कंटिन्यूअस फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए उसका नाम क्या दिया है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी दिया हो। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का उसका मेन सिद्धांत क्या रहेगा? क्यों वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है? उसका लिमिट जो है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जो है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। याद रखना है, कब कोई फंक्शन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कब कोई रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा? पहली चीज कि वो उसका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, यानी एलएचएल आरएचएल होगा। यहाँ पे अगर ये याद आ रहा है 11th स्टैंडर्ड का, कि अगर मैं यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लिख रहा हूँ, उसके अंदर दो ब्रांचेस और आएंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट। तो इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए से इक्वल नहीं है, एफ ऑफ ए से इक्वल नहीं है, बराबर। या तो फिर रिमूवेबल दूसरा ऐसा भी हो सकता है, एफ ऑफ ए से इक्वल नहीं है, या तो एफ ऑफ ए डज नॉट एक्सिस्ट, एफ ऑफ ए डज नॉट एक्सिस्ट। अगर ये केस हो रहा है तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का फंक्शन होगा। वापस, अगर कोई फंक्शन कब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा? ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो या तो फिर एफ ऑफ ए से इक्वल नहीं है, या तो फिर एफ ऑफ ए है ही नहीं, डज नॉट एक्सिस्ट। तो अगर ये केस होगा तो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा कहलाएगा? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी फंक्शन कहलाएगा। वापस टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक रिमूवेबल, एक नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल के बारे में अभी बात में करेंगे। रिमूवेबल कब कहलाएगा? फंक्शन जो है उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन या तो फिर वो एफ ऑफ ए से इक्वल नहीं है, या तो एफ ऑफ ए दिया ही नहीं है। वापस रिमूवेबल में दो टाइप क्या है? रिमूवेबल में दो टाइप क्या है? एक होगा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और इसके अंदर ये आएगा आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल में वापस दो आएंगे, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एंड आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, समझ में आ गया? अब मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कब कहलाएगी? जब एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे एफ ऑफ ए दिया ही नहीं है, यहाँ पे एफ ऑफ ए जो है वो दिया ही नहीं है। उसका एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स, मैं क्या ले रहा हूं? एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, बराबर। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की, उन्होंने कुछ बात ही नहीं किया। यहाँ पे क्या लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। एक्स नॉट इक्वल टू 2 का मतलब और ये 3 है, तो नॉट इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि दो लिमिट मेरी आएगी, एक 1 से 2 तक यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 2, और एक 3 से 2 तक यानी कि राइट हैंड लिमिट ऑफ 2। यानी कि मेरे पास x नॉट इक्वल टू 2 के अंदर मेरे पास 2 के लिए दो लिमिट क्रिएट होगी, एक एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 2, एक राइट हैंड लिमिट ऑफ 2। यहाँ पे f ऑफ 2 के बारे में कुछ बात की ही नहीं है ही नहीं अपने पास फंक्शन, बराबर। ऐसा कुछ दिया हुआ ही नहीं है, यानी कि इसमें क्या होगा कि f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, हमें डिफाइन किया ही नहीं कि f ऑफ 2 क्या लेना है।
हमें सिर्फ LHL और RHL की बात की है। अब देख लेते हैं कि LHL RHL इक्वल है, एग्जिस्ट कर रहे हैं और इक्वल है। अगर है तो फिर वो क्या होगा, मिसिंग पॉइंट डिसकंटीन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। क्यों मिसिंग पॉइंट डिसकंटीन्यूअस कहलाएगा? f of 2di नहीं, और LHL RHL एग्जिस्ट करना चाहिए। देख लेते हैं f of x इक्वल्स टू, पहले तो ये सब बहुत सिंपल लॉजिक है कि ये क्या होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। चलो बात खत्म करो, डिवाइडेड बाय x माइनस 2। यहाँ पे x माइनस टू कट हो गया, यानी कि f of x क्या आ गया। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट डालो कि राइट हैंड लिमिट डालो, उनकी लेफ्ट हैंड लिमिट डालो कि राइट हैंड लिमिट डालो, दोनों की वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, 4 आएगा दोनों का आंसर। लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आप चेक कर सकते हो, आपको गुजरात बोर्ड के अंदर सम्स आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करना में आपको आता है, नहीं आता तो सम्स के अंदर वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे हम, बराबर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 2 एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ 2 दोनों का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। दोनों एग्जिस्ट कर रहे, दोनों की फाइनाइट वैल्यू आ रही, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन f of 2 है ही नहीं। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये फंक्शन क्या कहलाएगा, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का एक एग्जांपल हमने यहाँ पे किया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बोलो, वापस लिखो। नो डाउट सर। नो डाउट सर। No doubt, sir. ओके राज, राज राज। और आइसोलेटेड पॉइंट की बात करें, चलो अभी आइसोलेटेड पॉइंट करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें थोड़ा बहुत भी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा ना। तो यहाँ पे हाँ राज ने कुछ लिखा है, राज ने क्या लिखा? हाँ सर, ये डाउट નથી એમ લખેલું હતું। अच्छा ओके, चलो आइसोलेटेड पॉइंट की बात करें तो आइसोलेटेड पॉइंट क्या कहलाएगा, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी क्योंकि वो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में है। यहाँ पे f ऑफ लिमिट जो है x टेंड्स टू f ऑफ x, वो नॉट इक्वल टू f ऑफ a होगा। यानी इसका मतलब क्या होगा कि आइसोलेटेड पॉइंट के अंदर f ऑफ a दिया हुआ होगा लेकिन लिमिट से नॉट इक्वल होगा। यहाँ पे तो f ऑफ a दिया ही नहीं, यहाँ पे f ऑफ a दिया ही नहीं, यानी मिसिंग हो गया। यहाँ पे क्या होगा, आइसोलेट का मतलब क्या, अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? क्योंकि f ऑफ a से अलग है, LHL और RHL की वैल्यू f ऑफ a से अलग है, यानी वो अलग हो गया, इसलिए उसका नाम क्या दिया हुआ है, आइसोलेटेड। यहाँ पे f ऑफ a दिया हुआ होगा, ठीक है, लेकिन अलग होगा। एग्जांपल लेंगे, चलो यही एग्जांपल का एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि f ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट, 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, कब, जब x नॉट इक्वल टू। और अगर f ऑफ a x इक्वल टू 2 ले लो, उसकी यहाँ पे वैल्यू में 4 की जगह पे मैं लेता हूँ 6, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे LHL RHL की वैल्यू क्या आएगी, 4, 4 आएगी। f ऑफ 2 की वैल्यू यानी x इक्वल दिख रहा है, अभी तो दिख रहा है आप लोगों को, x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू, f ऑफ 2 की वैल्यू में यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 6 लिख रहा हूँ, यानी LHL RHL से f ऑफ 2 अलग है। तो ये क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, उसका एग्जांपल ये हुआ। तो एक काम करो, ये इतना चार्ट लिख दो, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या हाँ हुआ, सर। क्यों हंस रहे हो? क्या सर हुआ? हाँ हाँ, बोलो। मैं एक रिक्वेस्ट है, શું એક રિક્વેસ્ટ છે। બકો? હા સર, તમે આ બોર્ડનો આજે તમે લખ્યું છે ને, हाँ એ તમે ફોટો પાડીને મોકલી શકો? क्यों, आप लोग लिखोगे क्यों नहीं? પણ સર ઉપરવાળું નહીં દેખાતું ને, हाँ ઉપર નહીં દેખાતું, તમે સ્ટાર્ટિંગમાં ખબર ડિસકન્ટિન્યુટી લખેલું, हाँ એ નહીં દેખાતું। अब बोल। હા સર, ઉભા રહો હવે। તો પછી આ વાત નથી, બીજું કઈ વાત છે, બોલ શું વાત છે, શું કામ હસતી હતી તું? નહીં સર, આના માટે જ કીધેલું। તો તું હસતી શું કામ હતી તો? आनंद, માં હસતી હતી સર। इसमें कोई हंसने वाली बात तो है ही नहीं, उल्लू मत बनाओ मेरे को। તમે નહીં હોય છે। हाँ नॉन रिमूवेबल में 3 केसेस आएंगे, इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड ऑसिलेटेड।
नॉन रिमूवेबल 3 केसेस आएंगे, हर एक केसेस के अंदर एक एक फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कल करेंगे। अब ये इतना लिख लो आप। ओके सर। फिर भी अभी के डाउट हो रहा पूछ लो। रिमूवेबल के अंदर लिमिट दी हुई होगी, लेकिन एफ ऑफ ए या तो डिफाइंड नहीं है या तो एफ ऑफ ए से नॉट इक्वल है लिमिट, तो रिमूवेबल में दो आएंगे, एक आएगा मिसिंग पॉइंट और एक आइसोलेटेड। मिसिंग पॉइंट के अंदर एफ ऑफ ए है ही नहीं, और आइसोलेटेड में एफ ऑफ ए तो है, एफ ऑफ ए दिया हुआ है, लेकिन लिमिट से इक्वल नहीं होगा। बहुत सिंपल है, आप देखो तो बहुत सिंपल है। मिसिंग पॉइंट का मतलब क्या कि एफ ऑफ ए है ही नहीं, और आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ, है तो सही लेकिन लिमिट से इक्वल नहीं। सिंपल, यहाँ पे याद हो जाएगा आपको। सर हाँ बेटा बोलो बोलो। ત્યાંથી નહીં દેખ હવે પેલું f of x plus 2 નથી. હા સર. હા સર થઈ ગયું. वहाँ का लिख लिया आप लोगों ने कि भाई नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यू ब्रांचेस तो कल 3 ब्रांचेस कल करेंगे। चलो तो अटके हम लिख लिया आप लोगों ने। હા સર. आदित्य और पंकज तो चले गए। चलो